हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जर्नल एंट्रियां। और जर्नल एंट्रियां आपको पता है, हमने पढ़ा था लेखांकन प्रक्रिया। लेखांकन प्रक्रिया में अकाउंटिंग में सबसे पहले व्यावसायिक लेन देनों को जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसे बोलते हैं जर्नल, और हिंदी में कहते हैं रोजनामचा। रोजनामचा में डेली के जो लेन देन है उनको दर्ज किया जाता है। तो ये तो है अपने जर्नल का फॉर्म यानी प्रारूप। जर्नल बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं हेडिंग। तो आपका क्वेश्चन है, मेसर्स भार्गव एजेंसी के निम्न व्यवहारों से रोजनामचा बनाइए। तो हमें बनानी है जर्नल किसकी? मेसर्स भार्गव एजेंसी। तो हमने लिख लिया हेडिंग जर्नल ऑफ भार्गव एजेंसीज। अब जर्नल के जो परफॉर्मा है उसमें पहला कॉलम होता है डेट का, जिसमें लेन देन की डेट है वो अंकित की जाती है। सेकंड कॉलम होता है पार्टिकुलर यानी विवरण का, इसमें जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन की डिटेल लिखी जाएगी। तीसरा कॉलम है लेजर फोलियो एलएफ। एलएफ का मतलब है कि आप जब लेजर बनाओगे ना तो उस लेजर में ये लेन देन कितने नंबर पृष्ठ पर होगा यानी पेज पर होगा। और ये कॉलम है अमाउंट। अमाउंट के दो कॉलम होंगे, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला लेन देन है अप्रैल 1, 2018 को रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। कितने रुपए की रोकड़ लगाकर? 25,000 रुपए की। तो डेट के कॉलम में ध्यान रखना, डेट लिखने का परफॉर्मा क्या होगा। सबसे पहले लिखा जाता है ईयर। तो ट्रांजैक्शन ईयर कौन सा है? 2018। फिर लिखा जाता है मंथ। मंथ कौन सा है? अप्रैल। फिर लिखा जाता है डे यानी तारीख। कौन सी तारीख को? 1 तारीख को। अब लेन देन है रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, इसकी जर्नल एंट्री बनानी है। तो आप ध्यान रखना, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर जर्नल में हम एंट्री करते हैं तो आप देखना कौन कौन से दो खाते इस लेन देन से प्रभावित हुए हैं। तो सबसे पहले करनी है खातों की पहचान। ये कह रहा है रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, तो रोकड़ से किया इसका मतलब कैश व्यापार में आया होगा, कैश आया है, तो एक खाता तो कैश का होगा। अब व्यापार प्रारंभ कर कौन रहा है? स्वामी कर रहा है, और स्वामी व्यापार में धन लगाता है, तो दूसरा खाता आ गया स्वामी का। दूसरा खाता किसका आ गया? स्वामी का। लेकिन ध्यान रखना, स्वामी के नाम से कभी भी उसकी पुस्तकों में कोई अकाउंट नहीं खोला जाएगा। तो स्वामी के लिए रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होंगे। वो होंगे नंबर 1 कैपिटल और नंबर 2 ड्रॉइंग। अगर स्वामी बिजनेस में कुछ लगाता है तो वह उसकी पूंजी कहलाती है, और लगाई हुई पूंजी में से कुछ निकालता है तो वह उसकी ड्रॉइंग कहलाती है। ठीक है, कैपिटल को हिंदी में कहेंगे पूंजी और ड्रॉइंग को कहेंगे आहरण। लेनदेन को एंट्री करने के लिए सबसे पहले होता है पहचान करना। किसकी? खातों की। तो आपने खाते पहचान लिए, कैश अकाउंट होगा, दूसरा कैपिटल अकाउंट। अब हमें खातों के एंट्री करने का नियम पता होना चाहिए। तो कैश किस प्रकार का खाता है? खातों के प्रकार बताए थे, एक तो पर्सनल अकाउंट होगा, एक रियल अकाउंट होगा और एक नॉमिनल अकाउंट होगा। यानी एक तो होगा वस्तुगत खाता, एक होगा व्यक्तिगत और एक होगा आय व्यय संबंधी खाता। तो कैश है वो है रियल अकाउंट,
यानी वस्तुगत खाता। और वस्तुगत खाते का नियम है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको क्रेडिट करो। यानी डेबिट व्हिच कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, यानी डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बताओ यहां पर बिजनेस में क्या आया है? कैश बिजनेस में आया है, तो वस्तु व्यापार में आती है तो लिखते हैं उसको डेबिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट यहां लास्ट में लिखना है। और कितने रुपए का कैश आया, तो डेबिट की अमाउंट है वो डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट की अमाउंट है क्रेडिट के कॉलम में। आप देखो कैपिटल, कैपिटल के बारे में बताया था पर्सनल अकाउंट। कैपिटल के बारे में क्या बताया था? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल है पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर कैपिटल स्वामी पाने वाला है देने वाला है, तो स्वामी तो 25,000 रुपए बिजनेस को दे रहा है और देने वाला यानी आपका रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहां ये गिवर है ना, देने वाला है, देने वाला कहां लिखा जाएगा? टू सीआर में। और सीआर की जो मत लिखते हैं उससे पहले टू का प्रयोग करते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। इसके आगे कभी सीआर नहीं लिखा जाएगा और इसके बिल्कुल सामने लिखा जाएगा 25,000 रुपए। अब देखो लिखना होता है नरेशन। नरेशन का मतलब इस लेन देन की डिटेल। तो क्या है? रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, तो नरेशन लिखा जाएगा हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, ध्यान रखना। नरेशन है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश और ब्रैकेट कर दो बंद। अब बताओ इस एक लेन देन का डिटेल पूरा हुआ नहीं हुआ? एक लेन देन पूरा हो गया, इसके नीचे पर्टिकुलर के कॉलम में अंडरलाइन कर दो। इस अंडरलाइन का अर्थ है कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो यहां खत्म हो गया। अब देखो दूसरा लेन देन, फिर 1 तारीख को फर्नीचर खरीदा नकद से, तो आपको पहले कहां लिखना है? डेट में। तो डेट में देखो आपने ईयर लिख रखा है, मंथ लिख रखा है। क्या अप्रैल मंथ चेंज हो गया? क्या नहीं हुआ? चेंज नहीं हुआ तो सीधी डेट लिख दो, कौन सी है? 1। अब देखो लेन देन क्या है? फर्नीचर नगद खरीदा, तो देखो कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं? नगद खरीदा है तो एक तो फर्नीचर व्यापार में आएगा, फर्नीचर का खाता होगा। दूसरा नगद खरीदा है तो आपने कैश पेमेंट किया होगा, दूसरा खाता कैश का। अब हमें इन अकाउंट की पहचाननी है नेचर। तो फर्नीचर एक रियल अकाउंट है और कैश भी क्या है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखो व्यापार में आया क्या? फर्नीचर खरीदा है तो व्यापार में फर्नीचर आया है। तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसको क्या लिखते हैं? डेबिट। तो डेबिट किसको लिखा जाएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितनी राशि से? 5,000। अब आपने फर्नीचर खरीदा नगद, और नगद खरीदा है ना तो आपने कैश पेमेंट किया होगा, और कैश पेमेंट किया है तो कैश व्यापार से आया गया। तो वस्तुगत खाते का नियम क्या है? जो वस्तु व्यापार में आए उसको डेबिट करो, जाए उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ कैश गया है, क्रेडिट करेंगे। इंग्लिश में अगर बात करें, डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्या गया है? कैश। तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट,
5,000 यानी 5,000 रुपीज। अब लिखना है नरेशन, तो फर्नीचर नगद खरीदा, तो नरेशन लिखा जाएगा फर्नीचर परचेज फॉर कैश। ये सेकंड ट्रांजैक्शन खत्म। थर्ड है माल नगद खरीदा, कितने तारीख को? 2 अप्रैल, तो डेट लिख देंगे 2। अब माल नगद खरीदा है तो हमें पहचान करनी है व्यापार से कौन से 2 खाते प्रभावित होते हैं। तो माल खरीदा है तो एक तो माल व्यापार में आया होगा, और दूसरा नगद खरीदा है तो कैश व्यापार से गया होगा। अब माल के लिए जब हमने पहले थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था तो बताया था, माल के लिए अगर खरीदा जाता है तो परचेज अकाउंट, बेचा जाता है तो सेल्स अकाउंट, और बिना बिका माल है तो स्टॉक। आया समझ में? तो आपने माल नगद खरीदा है तो माल के लिए यूज होगा परचेज अकाउंट, और माल होता है वस्तु, तो ये है एक रियल अकाउंट। कैश भी क्या है? वस्तु, ये भी क्या है? रियल अकाउंट। तो आपके वस्तुगत खाते का नियम है, जो वस्तु व्यापार में आए उसको डेबिट करो और जो जाए उसको क्रेडिट करो। तो देखो परचेज किया है तो माल व्यापार में आया होगा, तो आते हैं उसको क्या करते हैं? डेबिट। तो डेबिट में लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का माल खरीदा? 5,000। अब माल नगद खरीदा है तो आपने जरूर कैश पेमेंट किया होगा, और कैश पेमेंट किया है तो कैश आता है तो डीआर, जाता है तो सीआर, तो आप लिखोगे टू कैश अकाउंट। ठीक है। अब लिखना है हमें नरेशन। नरेशन में लिखेंगे गुड्स परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट है माल नगद बेचा। इस ट्रांजैक्शन में देखो कौन से 2 अकाउंट इससे प्रभावित होंगे। माल नगद बेचा है, देख तो माल का एक खाता आ गया, नगद बेचा है तो कैश भी आ गया। अब देखो माल भी वस्तुगत खाता यानी रियल अकाउंट, और कैश भी रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। अब देखो माल के लिए जब क्रय करते हैं यानी परचेज करते हैं तो परचेज, और बेचते हैं तो सेल शब्द यूज करेंगे। ठीक है। अब माल नगद बेचा तो माल तो बिजनेस से चला गया और बदले में आया क्या? कैश। तो कैश व्यापार में आया है, और आने वाली वस्तु को कहां लिखते हैं? डेबिट। तो लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का माल बेचा? 2,000। अब माल व्यापार से गया है तो माल आता है तो डेबिट करते हैं, जाता है तो क्रेडिट। तो आप लिखोगे टू सेल्स अकाउंट 2,000 रुपीज। आप नरेशन लिखेंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन नंबर 4। अब एक बात देखो, 5th ट्रांजैक्शन है रौनक से माल खरीदा। तो यहां पर बताओ ये माल कैश खरीदा क्रेडिट में, अगर यहां कैश वर्ड दिया होता तो कैश मानते, अगर उधार लिखा होता तो क्रेडिट मानते। तो न तो यहां कैश लिखा है और न ही उधार, तो क्या पता ये ट्रांजैक्शन कैश का है या क्रेडिट का।
अगर ये कैश का होगा तो किसी भी पर्सन का नाम नहीं दिया होगा, और क्रेडिट का होगा तो उस पर्सन का नाम दिया होगा जिसको माल बेचा है। माल खरीदा ने किससे खरीदा है? रौनक से। तो एक तो खाता होगा रौनक का, और एक माल खरीदा है तो एक खाता होगा माल का। अब रौनक एक पर्सनल अकाउंट है और माल एक रियल अकाउंट है, और माल अगर खरीदते हैं तो माल के लिए वर्ड यूज होता है परचेज, और रौनक पर्सनल अकाउंट है। अब बताओ व्यापार में क्या आया क्या गया? देखिए, माल खरीदा है तो खरीदते हैं तो माल बिजनेस में आता है ना, और माल है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम इन। तो देखो माल आया है कौन सी तारीख को? अप्रैल 4, तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का? 5000। अब रौनक है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो आप लिखेंगे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रौनक ने तो यहां माल दिया है, वो रिसीवर है, गिवर है, और गिवर को कहां लिखा जाता है? सीआर में। तो लिखोगे टू। अब ध्यान रखना यहां पर रौनक के आगे अकाउंट वर्ड यूज करेंगे तो इसके ऊपर ये साइन लगाएंगे एटोस्फियर का, यहां लिखेंगे रौनक अकाउंट डेबिट 5000, रौनक अकाउंट सॉरी। अब देखना आप ये डेबिट यहां लिखना है लास्ट में, ठीक है। अब देखना अगर आप अपनी जर्नल में इस प्रकार से एंट्री कर रहे हैं, और जर्नल का जिस प्रकार आपने बोर्ड पर यहां खत्म हो गई ना जगह, जर्नल में पेज भर जाए तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे यहां टोटल सीएफ, यानी टोटल आगे ले जाया गया, टोटल कैरीड फॉरवर्ड। तो इसका टोटल कर लो 25, 30, 35, 37, 42,000, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, हम आगे करेंगे, इसको यहां से हटा देते हैं। इसको यहां से हटा देते हैं, इसी में कर लेते हैं। ये अमाउंट भी यहां से साफ कर लेते हैं। अब देखना, अब मान लो आपकी जर्नल का ये नया पेज है, तो नए पेज में लास्ट पेज का टोटल है वो सबसे पहले आगे लाना पड़ेगा, और आप लिखोगे यहां पर टोटल बीएफ, यानी टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है, यानी योग आगे लाया गया। कितना था? 42,000, 42,000। अब आगे फिर अपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर देंगे। ट्रांजैक्शन है रौनक को भुगतान किया, तो देखो कौन कौन से खाते प्रभावित होंगे। एक तो रौनक को पेमेंट किया है तो रौनक निश्चित आपसे रुपए लेगी, तो एक खाता तो कौन सा हो गया? अकाउंट रौनक का। और दूसरा आप पेमेंट करोगे तो कंफर्म है कैश जाने वाला है। अब रौनक है पर्सनल अकाउंट, कैश है रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, यानी पाने वाले को डेबिट करो। तो अब आप रौनक को पेमेंट कर रहे हैं ना,
तो रौनक आपसे रुपए लेगी तो पाने वाला है, इसलिए क्या लिखा जाएगा, डेट लिख देंगे यहां पर एट, तो आप लिखेंगे रौनक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का पेमेंट कर रहे हो, 2000। रौनक से माल कितना खरीदा था, 2000। अब पेमेंट किया है तो कैश रियल अकाउंट है, कैश बिजनेस में आता है तो डेबिट करो, जाता है तो क्रेडिट। तो क्या लिखा जाएगा, टू कैश अकाउंट 2000। नरेशन लिखा जाएगा पेड टू रौनक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 16 अप्रैल, बिजली का बिल भुगतान किया। तो देखो क्या आया क्या गया, तो गया तो कंफर्म है, भुगतान करोगे तो कैश ही जाना है, कैश चला गया। अब देखो आया क्या, दूसरा खाता पता है क्या, नहीं। तो देखो इसमें किसी व्यक्ति का नाम मिलेगा, अगर दूसरे खाते का पता नहीं ना तो या तो किसी व्यक्ति का नाम मिलेगा। देखो किसी व्यक्ति का नाम है क्या, नहीं, और व्यक्ति का नाम नहीं है ना, तो यहाँ कोई खर्चा या फिर आय का नाम मिलेगा। तो बिजली का बिल है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गए ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, दूसरा खाता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक नॉमिनल टाइप का अकाउंट है और कैश है रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट एंड इनकम्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहे हो तो ये आपके पास क्या है, एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर कहाँ लिखे जाएंगे, डेबिट। तो लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1000। और कैश रियल अकाउंट है, कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट 1000। ठीक है, यहां आएगा नरेशन पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। लास्ट ट्रांजैक्शन है 20 अप्रैल, महीने का किराया चुकाया। तो यहां पर दो खाते कौन से, एक तो आप चुका रहे हो तो निश्चित है कैश का अकाउंट, दूसरा अकाउंट पता है क्या क्या है, किराया चुकाया, तो दूसरा है रेंट। अब रेंट है नॉमिनल अकाउंट और कैश है रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर्स। तो आप रेंट अगर पेमेंट करते हो तो वो एक्सपेंडिचर है, और रेंट रिसीव करते हो तो आपकी इनकम है। तो यहाँ क्या है, देखो रेंट चुकाया है ना, तो यहाँ रेंट आपके पास है एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर लिखे जाएंगे डेबिट में। तो लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट 500 रुपए। ठीक है, अब कैश रियल अकाउंट है, आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट 500 रुपीज। ठीक है, नरेशन लिखा जाएगा रेंट पेड फॉर 1 मंथ। ठीक है, ये नरेशन हो गया। अब कर देते हैं टोटल। आप टोटल में देखो जो पिछले पेज का टोटल है वो भी शामिल करना है, 42 244 45, तो 45,500 ये होगा। और ध्यान रखना
डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या है, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा था द्विपक्षीय अवधारणा, पढ़ा था ना, इसी कारण दोनों पक्ष का क्या होगा, टोटल बराबर होगा। तो आज हमने किया जर्नल, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आगे और प्रकार की एंट्रियां हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करते चलेंगे। थैंक यू।